बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हमारा जो टॉपिक होगा वो पल्स पैराडॉक्सिस होगा। पल्स पैराडॉक्सिस जो होता है ये फिजियोलॉजिकली भी होता है और पैथोलॉजिकली भी होता है। पैथोलॉजिकली ये आता है ट्राइकस्पिड वाल्व स्टीनोसिस में आ जाता है, पल्मोनिक वाल्व स्टीनोसिस में आ जाता है और कार्डियक टेम्पोनेट में कार्डियक टेम्पोनेट की कॉम्प्लिकेशन के अंदर पल्स पैराडॉक्सिस आ जाता है। अब हम देखते हैं कि पल्स पैराडॉक्सिस क्या होता है। पल्स पैराडॉक्सिस को डिस्कस करने से पहले हम छोटा सा रिव्यू ले लेते हैं कार्डियक टेम्पोनेट का, जो कि हमने फर्स्ट वीडियो में पहले कार्डियक टेम्पोनेट को डिस्कस कर चुके हैं। इधर हम छोटा सा रिव्यू लेंगे, डिटेल में तो नहीं हम डिस्कस करेंगे, बस हम क्विक रिव्यू लेंगे क्योंकि हमने पहले डिटेल में कार्डियक टेम्पोनेट को कर लिया है और वो वीडियोस यूट्यूब के ऊपर अपलोड हैं। सो काइंडली अगर आपने डिटेल में देखनी है वीडियो तो वो यूट्यूब के ऊपर जाएं और उधर से कार्डियक टेम्पोनेट की वीडियोस आप देख सकते हैं। अभी हम क्विक रिव्यू करते हैं कार्डियक टेम्पोनेट का। कार्डियक टेम्पोनेट के अंदर हमने कहा था कि कार्डियक टेम्पोनेट एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर एक्सेसिव फ्लूइड की अकोमुलेशन हो जाती है पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर, तो इसको हम कार्डियक टेम्पोनेट कहते होते हैं। उसके बाद हमने कहा था कि नॉर्मली हमारे हार्ट के जो है 4 चैम्बर्स होते हैं। राइट एट्रियम होता है, लेफ्ट एट्रियम होता है, राइट वेंट्रिकल होता है और लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम को जो सेपरेट करने वाला सेप्टम होता है उसे हम इंटर आर्टीरियल सेप्टम कहते होते हैं। जो राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल को सेपरेट करने वाला सेप्टम होता है उसे हम इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम कहते होते हैं। सुपीरियर वेना के बाद जो कि हेड और नेक से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके राइट एट्रियम में ड्रेन करती होती है और इन्फीरियर वेना के बाद जो होती है वो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट एट्रियम में ड्रेन करती होती है। सुपीरियर वेना केवा के अंदर एक जुगुलर वेंस ड्रेन करती होती है जो कि 2 इन नंबर्स होती है। एक एक्सटर्नल जुगुलर वेंस होती है और एक इंटरनल जुगुलर वेंस होती है। तो हमारे राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान एक वाल्व होता है जिसे हम ट्राइकस्पिड वाल्व कहते होते हैं। और उसके बाद राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के दरमियान एक वाल्व होता है जिसे हम पल्मोनिक वाल्व कहते होते हैं। पल्मोनिक वाल्व, उसके बाद लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान जो वाल्व होता है उसे हम मिट्रल वाल्व कहते होते हैं। मिट्रल वाल्व लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के दरमियान जो वाल्व होता है उसे हम एओर्टिक वाल्व कहते होते हैं। एओर्टा के जो है वो 3 पार्ट होते हैं। असेंडिंग एओर्टा होता है, आर्च ऑफ एओर्टा होता है, आर्च ऑफ एओर्टा की आगे फर्दर ब्रांचेस होती है। फिर डिसेंडिंग एओर्टा होता है। डिसेंडिंग एओर्टा जब थोरैक्स में जाता है तो ये थोरैसिक एओर्टा में चेंज होता है। थोरैक्स से फिर आगे डायाफ्राम को क्रॉस करके जब ये एब्डोमेन में इंटर होता है तो ये एब्डोमिनल एओर्टा बन जाता है और इसकी भी फर्दर ब्रांचेस होती है। ये तो था नॉर्मल। हमारे हार्ट की 3 लेयर होती है। पेरिकार्डियम होती है जिसकी आउटर लेयर को हम पेरिकार्डियम कहते होते हैं या एपिकार्डियम कहते होते हैं। अगर इसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो हम इसको पेरिकार्डाइटिस कहते होते थे। उसके बाद जो मिडल लेयर होती है उसको हम मायोकार्डियम कहते होते हैं जो कि हार्ट को कॉन्ट्रैक्टिलिटी प्रोवाइड करती है, जो कि हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी करवाती है। मसल लेयर भी जिसे हम कहते होते हैं। थर्ड लेयर जो होती है वो इनर लेयर होती है हार्ट की जिसे हम एंडोकार्डियम भी कहते होते हैं और ये हार्ट के वाल्व्स को लाइन कर रही होती है। ये था क्विक रिव्यू एक तरह से। जब सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में आता है तो राइट एट्रियम के अंदर जब फिलिंग होती है तो इसके अंदर ब्लड का वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, जिससे ब्लड का प्रेशर इंक्रीज़ होने से ये इसके अंदर इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस जनरेट होती है और ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन हो जाता है। और जब ये ओपन हो जाता है तो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड आना शुरू हो जाता है। जब राइट वेंट्रिकल में फिलिंग हो जाती है तो इसके अंदर प्रेशर इंक्रीज़ होता है तो ये ट्राइकस्पिड वाल्व क्लोज़ हो जाता है। ये क्लोज़ इसलिए होता है ताकि ये ब्लड जब इसके अंदर प्रेशर इंक्रीज़ हुआ तो ये रिगर्जिटेट करके वापस राइट एट्रियम में ना चला जाए। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हमारे वाल्व का 2 फंक्शंस जो है होते हैं। एक तो ये ब्लड को एक एक फ़्लो में फ़्लो करवाते हैं, एक डायरेक्शन में फ़्लो करवाते हैं और दूसरा ये ब्लड के बैक फ़्लो को प्रिवेंट करते हैं। जब राइट वेंट्रिकल में प्रेशर इंक्रीज़ होता है तो ये पल्मोनिक वाल्व ओपन हो जाता है और ब्लड जो है वो पल्मोनरी आर्टरी में आ जाता होता है। पल्मोनरी ट्रंक होती है, फिर पल्मोनरी ट्रंक की आगे फर्दर 2 ब्रांचेज होती है। एक राइट पल्मोनरी आर्टरी होती है जो कि राइट लंग्स के पास जाती है और एक लेफ़्ट पल्मोनरी आर्टरी होती है जो कि लेफ़्ट लंग्स के पास जाती है। फिर हमारे लंग्स में ऑक्सीजनेशन होती है ब्लड की। ऑक्सीजनेशन होती है तो फिर लंग्स से
चार वेन्स जाती है पल्मोनिक वेन्स, जो कि लेफ़्ट एट्रियम में ब्लड को ड्रेन करती होती है। जब लेफ़्ट एट्रियम में ब्लड ड्रेन होता है तो यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज़ होता है लेफ़्ट एट्रियम के अंदर, और प्रेशर इंक्रीज़ जब होता है तो मिट्रल वाल्व ओपन हो जाता है, जो क्लोज़ होता है नॉर्मली। जब ये ओपन होता है तो लेफ़्ट एट्रियम से लेफ़्ट वेंट्रिकल में ब्लड आ जाता है, और लेफ़्ट वेंट्रिकल के अंदर जब ब्लड फिल हो जाता है तो मिट्रल वाल्व क्लोज हो जाता है, ताकि ये रीगर्जिटेट करके लेफ़्ट एट्रियम में ना चला जाए। जब लेफ़्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो लेफ़्ट वेंट्रिकल से ब्लड फिर एओर्टा में चला जाता है, और एओर्टा से फिर फर्दर बॉडी के ऑर्गन्स को मिलता होता है। ये तो थी नॉर्मल सिचुएशन। अब कार्डियक टेम्पोनेट के अंदर क्या होता है कि नॉर्मली पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर 5 से 10 ml से 50 ml तक फ्लूइड होता है, जो कि लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। लेकिन अगर एक्सेस फ्लूइड की एकमुलेशन हो जाती है और वो रैपिडली होती है तो उस कंडीशन को हम कार्डियक टेम्पोनेट का नाम दे दिया था। तो वो रैपिडली होती है, जब कार्डियक टेम्पोनेट की कंडीशन आएगी तो ये कॉन्ट्रैक्ट करवाएंगे, ये इसको कंप्रेशन करवा देंगे वेंट्रिकल की। जब कंप्रेशन होगी तो वेंट्रिकल का एरिया कम हो जाएगा। जब वेंट्रिकल का एरिया कम होगा तो राइट लेफ़्ट एट्रियम से ब्लड कम आता है, लेफ़्ट एट्रियम से ये ब्लड नहीं रिसीव करते, और लेफ़्ट एट्रियम से जब ब्लड नहीं रिसीव करते तो लेफ़्ट वेंट्रिकल में ब्लड कम होगा तो इसकी कार्डियक आउटपुट कम होती है, और कार्डियक आउटपुट जब कम होती है तो जब ये एओर्टा को ब्लड कम देते हैं तो बीपी कम मिलता है इस पेशेंट के अंदर। दूसरा, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कंप्रेशन की फॉर्म में होते हैं, इनका एरिया कम होता है तो राइट वेंट्रिकल जो होगा ये राइट एट्रियम से ब्लड कम लेगा। जब राइट एट्रियम से ब्लड कम लेगा तो राइट एट्रियम के अंदर प्रेशर जो होगा वो इंक्रीज़ हो जाएगा। राइट एट्रियम में प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो ये बैक से ब्लड नहीं लेगा सुपीरियर वेना के वहाँ, जो कि ड्रेन कर रही होती है। सुपीरियर वेना केवा से जब ब्लड नहीं लेगा तो सुपीरियर वेना केवा में जुगुलर वेन्स भी ड्रेन कर रही होती है, और जुगुलर वेन से ब्लड नहीं लेगा तो जुगुलर वेन्स के अंदर प्रेशर इंक्रीज़ मिलेगा, जिसे जुगुलर वेन्स डिस्टेंडेड भी कहते होते हैं। और ये पेशेंट जो होते हैं ये हॉस्पिटल में खुद चल के नहीं आ सकते, इनको स्ट्रेचर्स के ऊपर लाया जाता है। और जो तीसरा हमने इसका क्लिनिकल फीचर पढ़ा था वो मफल्ड हार्ट साउंड पढ़ा था। मफल्ड हार्ट साउंड क्यों होता है? जब वेंट्रिकल का एरिया कम हो गया तो वेंट्रिकल का एरिया कम हो गया तो इनकी ओपनिंग और इनके वाल्व की ओपनिंग और क्लोजिंग जो होगी वो एबनॉर्मल होगी। जब एबनॉर्मल होगी तो हार्ट साउंड जो होगी वो एबनॉर्मल प्रोड्यूस होगी, जिसे हम मफल्ड हार्ट साउंड भी कहते होते हैं। क्लियर काजेज हमने इसके पढ़े थे कि 90% इसका काज जो है वो इडियोपैथिक है। और उसके बाद हमने सेकंड काज कहा था कि ये ऑटो इम्यून डिजीज़ भी करवा सकती है, जिसके अंदर SLE आ सकता है, गन शूट भी करवा सकता है, कार्डियक टेम्पोनेट। उसके बाद ब्लंट ट्रियोमा भी कार्डियक टेम्पोनेट करवा सकता है, एंजियोग्राफी भी करवा सकती है। उसके बाद हमने कहा था कि पेशेंट जो है वो हॉस्पिटल में आपके साथ कैसे प्रेजेंट करेगा। पेशेंट हॉस्पिटल में प्रेजेंट करता है, डॉक्टर अदनान जो होते हैं वो हॉस्पिटल में एज HO हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं। हॉस्पिटल में पेशेंट जब प्रेजेंट करता है तो पेशेंट का BP चेक करने से पेशेंट का हाइपोटेंशन मिलती है, हाइपोटेंशन मिलती साथ में मफल्ड हार्ट साउंड उनको मिल जाती है, और साथ में उनको जो है जुगुलर वेनस डिस्टेंडेड मिल जाती है। तो उनका जो मोस्ट प्रॉपरली जो डायग्नोज वो बनाएंगे वो कार्डियक टेम्पोनेट का होगा। उसके बाद हमने इन्वेस्टिगेशन के अंदर कहा था कि एक्सरे करवाते होते हैं और वेंट्रिकल स्क्वीज मिलती होती है। ECG पे लो वोल्टेज QRS कॉम्प्लेक्स शो करती है। ECG ट्रीटमेंट में हमने कहा था पेरिकार्डियोसेंथेसिस करवाते होते हैं। पेरिकार्डियोसेंथेसिस ऐसा प्रोसीजर है जिसके अंदर हम स्मॉल नीडल को इंसर्ट करते हैं पेरिकार्डियम में और वहाँ से फ्लूइड की एक्सक्रीशन करवाते हैं। तो ये था कार्डियक टेम्पोनेट के रिलेटेड। अब पल्स पैराडॉक्सिस क्या होता है? नॉर्मली हम फिजियोलॉजिकली देखेंगे, पहले फिजियोलॉजिकली देख लेते हैं। हमारे राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम को जो सेप्टम सेपरेट करता है उसको हम इंटर आर्टीरियल सेप्टम कहते होते हैं। आर्टीरियल सेप्टम। और लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल को जो सेप्टम सेपरेट करता है उसे हम इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ड्रेन करता है राइट एट्रियम में, उसे हम सुपीरियर वेना केवा जो कि ड्रेन करती है। इन्फीरियर वेना केवा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी के लोअर पेरिफेरल एरिया से लेके आती है। फिर सुपीरियर वेना केवा में जुगुलर वेन्स ड्रेन करती है। जुगुलर वेन्स, इंटरनल जुगुलर वेन्स होती है और एक्सटर्नल जुगुलर वेन्स होती है।
ये ट्राइकस्पिड वाल्व होता है, ये मिट्रल वाल्व होता है जो कि लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान होता है। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान जो वाल्व होता है इसको हम ट्राइकस्पिड वाल्व कहते होते हैं। टीवी से हम शो कर देते हैं इधर। उसके बाद पल्मोनरी आर्टरी में जो वाल्व होता है राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के दरमियान, उसको हम पल्मोनिक वाल्व कहते होते हैं। इसको हम पल्मोनिक वाल्व कह लेते हैं। अब नॉर्मली फिजियोलॉजिकली जो पल्स पैराडॉक्सिस होती है उसके अंदर जब बंदा जो है डीप इंस्पायरेशन लेता है तो बंदे का ये देखें, हम एक फ़्लो चार्ट बना लेते हैं। जब एक बंदा डीप इंस्पायरेशन लेता है तो उसके अंदर वीनस रिटर्न इंक्रीज़ हो जाता है डीप इंस्पायरेशन पे। जब डीप इंस्पायरेशन लेता है तो उसके अंदर वीनस रिटर्न जो होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। जब वीनस रिटर्न इंक्रीज़ होगा तो सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा से जो राइट एट्रियम में ब्लड जो होगा वो इंक्रीज़ होगा। तो ये ड्रेन ज़्यादा से ज़्यादा राइट एट्रियम में ड्रेन करेगा। जब बंदा डीप इंस्पायरेशन लेगा तो राइट एट्रियम में ब्लड प्रेशर जो होगा, ब्लड का वॉल्यूम जो होगा वो इंक्रीज़ मिलेगा। जब राइट एट्रियम में ब्लड इंक्रीज़ होगा तो ये ज़्यादा से ज़्यादा राइट वेंट्रिकल में ड्रेन करेगा। जब राइट वेंट्रिकल में ये ज़्यादा ब्लड को ड्रेन करता है तो राइट वेंट्रिकल जो है इस ब्लड को जो है ना वो बेयर नहीं कर सकता और ये प्रेशर लगा देता है और इसका एरिया जो होता है वो बढ़ जाता है और ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम पे प्रेशर लगा देता है और इसको इनसाइड करवा देता है, ऐसे ऐसे इनसाइड मूव करवा देता है, जिसकी वजह से राइट वेंट्रिकल का एरिया जो होता है वो बढ़ जाता है और लेफ़्ट वेंट्रिकल का एरिया जो होता है वो स्क्वीज़ हो जाता है क्योंकि इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम पे जब फोर्स लगती है। ये तो नॉर्मली फिजियोलॉजिकली पल्स पैराडॉक्सिस होती है जो कि एक नॉर्मल पर्सन के अंदर होती है और इसके अंदर जो जब ये ऐसे लगाएगा तो लेफ़्ट वेंट्रिकल के अंदर लेफ़्ट एट्रियम से ब्लड कम आएगा क्योंकि लेफ़्ट वेंट्रिकल का एरिया जो है वो कम हो गया। तो जब ब्लड कम आएगा तो इसका कार्डियक आउटपुट कम होगा। जब कार्डियक आउटपुट कम होगा तो एओर्टा में जो है वो ब्लड कम जाएगा। एओर्टा में ब्लड कम जाएगा तो इस बंदे का जो सिस्टोलिक बीपी होगा वो 10 मिलीमीटर मरकरी जो होगा वो लेस होगा। इस बंदे का जो 10 मिलीमीटर मरकरी जो ब्लड प्रेशर होता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, वो डिक्रीज़ होता है। देन डायासिस्टोलिक बीपी। उसके बाद इस बंदे के अंदर जो जुगुलर वीनस पल्स प्रेशर होती है वो डिक्रीज़ मिलती होती है नॉर्मली फिजियोलॉजिकली कंडीशन में, क्योंकि राइट वेंट्रिकल के अंदर राइट वेंट्रिकल जो है उसका एरिया भर गया। वो कौन सा वापस ब्लड को रीगर्जिटेट कर रहा है जो कि राइट एट्रियम में प्रेशर इंक्रीज़ होगा और राइट एट्रियम में इंक्रीज़ होगा तो सुपीरियर वेना केवा में इंक्रीज़ होगा और जेवीपी इंक्रीज़ मिलेगी। ये तो सीन ही नहीं हो रहा है इसके अंदर नॉर्मल के अंदर। अब कार्डियक टेम्पोनेट वाले पेशेंट के अंदर क्या कंडीशन आती है, हमें पता है कि इसकी जो पेरिकार्डियम लेयर है इसके अंदर फ्लूइड की ऑलरेडी एक्यूमुलेशन हुई पड़ी है। ये पेरिकार्डियम लेयर कंसीडर कर लें, इसके अंदर ऑलरेडी फ्लूइड की एकमुलेशन हुई पड़ी है। जब फ्लूइड की ऑलरेडी एकमुलेशन हुई पड़ी है तो ये वेंट्रिकल को कंप्रेशन करवा के रखता है। जब वेंट्रिकल को कंप्रेशन करवा के रखता है तो इनका साइज़ तो ऑलरेडी जो होता है वो डिक्रीज़ होता है, ऑलरेडी इनका साइज़ एरिया कम हो रहा होता है। तो अगर कार्डियक टेम्पोनेट वाला पेशेंट जो है वो डीप इंस्पायरेशन लेता है तो वीनस रिटर्न इंक्रीज़ होगा। वीनस रिटर्न इंक्रीज़ होगा तो राइट एट्रियम में ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड आएगा। अब राइट एट्रियम में ब्लड ज़्यादा से ज़्यादा आ गया, अगर राइट वेंट्रिकल जो है उसका एरिया जो है वो आगे वो कंप्रेशन हुई पड़ी है। जब राइट एट्रियम से ब्लड ज़्यादा आएगा तो ये राइट एट्रियम के ऊपर राइट वेंट्रिकल के ऊपर फोर्स लगाएगा तो राइट वेंट्रिकल का साइज़ आगे कम है। तो जब ये इसका साइज़ कम है तो राइट वेंट्रिकल में ज़्यादा ब्लड आएगा तो ये वेंट्रिकुलर सेप्टम के ऊपर ज़्यादा फोर्स लगाएगा और ये ज़्यादा जो है ये कंप्रेशन करवाएगा और लेफ़्ट वेंट्रिकल का मज़ीद आगे भी कार्डियक टेम्पोनेट की वजह से भी एरिया कम है और वीनस रिटर्न की वजह से भी जो है वो एरिया कम हो जाएगा। तो लेफ़्ट वेंट्रिकल मज़ीद कम ब्लड को लेगा लेफ़्ट एट्रियम से और इसका कार्डियक आउटपुट जो होगा वो और कम हो जाएगा। तो इसलिए जो कार्डियक टेम्पोनेट का पेशेंट होता है उसके अंदर आपको डीप इंस्पायरेशन पर पल्स पैराडॉक्सिस जो होती है वो 10 mmHg मिलीमीटर पर मरकरी से ज़्यादा सिस्टोलिक बीपी कम मिलता होता है, जो कि नॉर्मल बंदे के अंदर डीप इंस्पायरेशन पर जो कि हमें सिस्टोलिक बीपी जो है वो 10 मिलीमीटर पर मरकरी जो है लेस मिलता होता है।
तो मगर कार्डियक टेम्पोनेट वाले पेशेंट के अंदर जो होगा वो 10 मिलीमीटर मरकरी से ज़्यादा हमें कम मिलेगा। तो ये था नॉर्मल। अब कार्डियक टेम्पोनेट वाले बंदे के अंदर पल्स पैराडॉक्सिस होने से जेवीपी इंक्रीज़ क्यों होती है, हम देखते हैं कि अब देखें जब वीनस रिटर्न इंक्रीज़ होगा डीप इंस्पायरेशन में, राइट एट्रियम में ब्लड ज़्यादा से ज़्यादा आएगा। राइट वेंट्रिकल को तो आगे कंप्रेशन हुई पड़ी है, इसका साइज़ कम है, तो राइट वेंट्रिकल जो है कि वो आगे राइट एट्रियम से सारे ब्लड को ले लेता था और इसका साइज़ इंक्रीज़ हो जाता था, जो कि फोर्स लगाता था इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम पे। मगर इसकी तो पहले कंप्रेशन हुई पड़ी है इस फ्लूइड की वजह से, अकोमुलेशन की वजह से, तो ये राइट एट्रियम से फ्लूइड को कम लेगा। जब राइट एट्रियम से फ्लूइड को कम लेगा तो राइट एट्रियम में फ्लूइड ज़्यादा रहेगा। जब राइट एट्रियम में फ्लूइड ज़्यादा रहेगा तो राइट एट्रियम फिर सुपीरियर वेना केवा से नहीं लेगा, सुपीरियर वेना केवा से नहीं लेगा तो सुपीरियर वेना केवा में इंक्रीज़ होगा तो जेवीपी इंक्रीज़ होगा, जेवीपी इंक्रीज़ होगा तो जुगुलर वीनस डिस्टेंडेड मिलेगी। जेवीपी जो हमें मिलती होती है वो एक तो कार्डियक टेम्पोनेट वाले पेशेंट में इंक्रीज़ मिलती होती है, दूसरी हमें ट्राइकस्पिड वाल्व स्टीनोसिस में मिलती है, ट्राइकस्पिड वाल्व स्टीनोसिस, और तीसरा पल्मोनिक वाल्व स्टीनोसिस में हमें जेवीपी इंक्रीज़ मिलती है, पल्मोनिक वाल्व स्टीनोसिस। अब ट्राइकस्पिड वाल्व स्टीनोसिस में क्या होता है भाई, ये देखें जब ट्राइकस्पिड वाल्व की स्टीनोसिस होगी, ट्राइकस्पिड वाल्व के 3 कस्प होते हैं, अगर इनकी स्टीनोसिस होगी तो राइट एट्रियम से जो नॉर्मल ब्लड जब राइट एट्रियम में फिलिंग होती है तो बाद में जब वो राइट वेंट्रिकल में जाता है तो वो नॉर्मली जितना आगे जाता है वो उतना नहीं जा पाएगा, तो इसकी स्टीनोसिस की वजह से राइट एट्रियम में ब्लड का वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ होगा। ऊपर से सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा भी ड्रेन कर रही है, जब इसके अंदर फ्लूइड की एक्यूमुलेशन ज़्यादा हो जाएगी तो ये सुपीरियर वेना केवा पे प्रेशर लगाएगा राइट एट्रियम, जब इस पे लगाएगा तो सुपीरियर वेना केवा में जो है वो जेवीपी ड्रेन कर रही होती है, तो सुपीरियर वेना केवा में प्रेशर बढ़ेगा तो ये जेवीपी पे लगाएगी और जिगुलर वीनस प्रेशर इंक्रीज़ मिलेगा। तीसरा जब पल्मोनिक वाल्व स्टीनोसिस होती है, पल्मोनिक वाल्व स्टीनोसिस होगी तो राइट वेंट्रिकल में ब्लड जो है वो रिमेन रहेगा, राइट वेंट्रिकल में ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाएगा, जब ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा तो ये राइट एट्रियम से ब्लड नहीं लेगा, जब राइट एट्रियम से ये ब्लड नहीं लेगा तो राइट एट्रियम फिर फोर्स लगाता होता है सुपीरियर वेना केवा पे, सुपीरियर वेना केवा पे फोर्स बैक फोर्स लगाएगा तो सुपीरियर वेना केवा में प्रेशर बढ़ेगा, जब सुपीरियर वेना केवा में प्रेशर बढ़ेगा तो ये सुपीरियर वेना केवा में प्रेशर बढ़ने से फिर जेवीपी पे फोर्स लगेगी और जेवीपी जो है वो डिस्टेंडेड मिलती होती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट पल्स पैराडॉक्सिस, नॉर्मली फिजियोलॉजिकली और पैथोलॉजिकली पल्स पैराडॉक्सिस।